तो हमारा अगला टॉपिक है फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल फेडरलिज्म में हम तीन सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। एक हो गया ओवरव्यू ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म, क्या इसके इम्पोर्टेंस है, क्या इसके चैलेंजेस हैं। फिर पढ़ेंगे हम जीएसटी एंड फेडरलिज्म, और तीसरा पढ़ेंगे हम फाइनेंस कमीशन। ओके, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप देखें कि जीएसटी का 5th ईयर चल रहा है और अभी समिट हुई थी जीएसटी एट 5 करके, और इसके दो डायमेंशन है जीएसटी को पढ़ने के। एक तो इकोनॉमिक डायमेंशन जो हम जीएस 3 में पढ़ेंगे, जीएस 3 के लेक्चर्स में। इसमें हम सिर्फ फेडरलिज्म वाले एस्पेक्ट पे फोकस करेंगे, हाउ सेंटर स्टेट रिलेशंस हैव चेंज्ड आफ्टर जीएसटी। ठीक है। दूसरा है फाइनेंस कमीशन। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 15th फाइनेंस कमीशन का जो रिपोर्ट है वो इम्प्लीमेंट होगा 2021 से 2026 तक, राइट। जब 14th फाइनेंस कमीशन आया था तब उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बने थे यूपीएससी में 2015 से लेके 2020 के पीरियड में। ओके, तो फाइनेंस कमीशन फिर से एक नया फाइनेंस कमीशन बना है, एनके सिंह उसके चेयरमैन है और वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। इस वजह से ये इम्पोर्टेंट बन जाता है दोनों टॉपिक। अभी हम ओवरव्यू देखते हैं कि फिस्कल फेडरलिज्म है क्या और उसके क्या इंपॉर्टेंस और चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहले इंट्रो refers to the financial relationship that is collecting taxes and expenditure between different levels of government in a federal polity. Okay, ये हो गया सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो इन तीनों के बीच कैसे हमारे फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और फाइनेंशियल टैक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उसका एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, दैट इज़ फिस्कल फेडरलिज्म। ठीक है। हाउ, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन दो क्या कहना चाहिए इंस्टीट्यूशनलाइज्ड चैनल्स हैं। वन इज़ 15th फाइनेंस कमीशन एंड डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स। 15th फाइनेंस कमीशन जो फाइनेंस कमीशन बनता है 280 में, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके, आर्टिकल 280 के थ्रू फाइनेंस कमीशन क्रिएट होता है। इसका काम होता है टू डिफाइन द क्राइटेरिया ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स और ग्रांट्स इन एड। ठीक है। सेंटर जो अपने डिविजिबल पूल है उससे कितना डिवोल्यूशन करेगा अपने फंड्स का और कितनी ग्रांट देगा स्टेट को। और द सेकेंड इज़ जीएसटी काउंसिल अंडर 279A। ठीक है। बाकी बॉडीज भी हैं जैसे स्टेट फाइनेंस कमीशन जो सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच फिस्कल फेडरलिज्म को देखता है। ओके, देन देयर इज़ नीति आयोग। दिस इज़ नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी, बट इट सर्व्स एज अ एक्सपर्टीज बॉडी। एक्सपर्टीज प्रोवाइड करती है टू बोथ सेंटर एंड स्टेट। इट इज़ अ थिंक टैंक। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस या कहना चाहिए मेजर्स लिए गए हैं नीति आयोग के द्वारा जिससे फेडरलिज्म बढ़ता है। बट अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पे ध्यान देना है तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। व्हाट इज़ द नीड ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म? द नंबर 1 इज़ प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरी। प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरी ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट हैव बेटर अवेयरनेस अबाउट द नीड्स ऑफ पीपल। ठीक है, वो ज़्यादा क्लोज होते हैं पीपल के। तो अगर आप डिसीजन मेकिंग लोकल लेवल पे डिवॉल्व कर दोगे, ठीक है, या स्टेट लेवल पे डिवॉल्व करोगे, देन इट विल बी बेटर फॉर आर डेमोक्रेसी। अगर डिसीजन मेकिंग बॉडी या जो अथॉरिटी इज़ फार अवे फ्रॉम द पीपल, उतना ज़्यादा इनफिशिएंसी आती है। ठीक है। तो इसकी वजह से मोर रीचेबल हो जाती है गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन। अगर ज़्यादा रीचेबल होगी तो मोर पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी होगी। लोगों को डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने के लिए ये एक उनके दिमाग में ये रहना चाहिए कि गवर्नमेंट हमारी बातें सुनती है। ठीक है। और ये तभी सुन पाएगी या तभी ये रीचेबल होगी जब लोकल गवर्नमेंट के पास पावर है। ठीक है। आप खुद देखो, अगर
अगर सपोज़ आपके घर के आसपास वाली रोड ख़राब हो गई है, अगर उस रोड को ख़राब रोड की कंप्लेन को लेकर आपको सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता, तो यू वोंट इवन बॉदर गोइंग देयर, क्योंकि इतना ज़्यादा दूर है आपसे, ठीक है। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट भी आपसे बहुत ज़्यादा दूर हो सकती है अगर आप स्टेट कैपिटल में नहीं हो। बट अगर आप अपने जो म्यूनिसिपैलिटी है या फिर पंचायती राज बॉडी है उनके पास ईज़िली जा सकते हो, वो आपसे सुनेंगे भी, और आप पे आपकी आपने इनके लिए वोट करा है तो ये आप दे आर अकाउंटेबल टू यू टू, ठीक है। तो बेटर अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। तीसरा है सिटीज़न एम्पावरमेंट। अगेन ये एग्जांपल देखो, अगर आपकी बातें सुनी जा रही है, रोड हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों में अगर आपकी बातें सुनी जा रही है देन द सिटीजन्स विल ऑटोमेटिकली बी एम्पावर्ड, ठीक है। तो जो हमारा प्रीएम्बल के गोल्स हैं, जस्टिस, लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, ठीक है, ये अपने आप फुलफिल होने शुरू हो जाएंगे एंड सिटीजन्स का एम्पावरमेंट शुरू होगा। लोअर प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। अगर सेंटर लॉ बनाएगी या सेंटर किसी सेंटर कोई इम्प्लीमेंटेशन के प्लान बनाएंगी, देन इट विल बी अ वन साइज फिट ऑल अप्रोच, ठीक है, विच इज़ नॉट वेरी डिज़ायरेबल। अगर आप इंडिया का जोग्राफ़ी देखें, आपके कल्चरल डिफरेंस देखें, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं कि वन साइज़ फिट ऑल वाली जो थ्योरी है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हम इंडिया में, ठीक है। तो हमें जो लोकल नीड्स हैं उसको केटर करने के लिए बहुत स्पेसिफिक पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत होती है। दैट इज़ वाई लोअर प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। प्लानिंग इसलिए क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन ही लोकल लेवल से आ रही है, ठीक है। यू डोंट नीड सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। आप लोकल गवर्नमेंट पंचायत वालों के पास जाए, उनको सब पता रहता है अपने गांव के बारे में, और कॉस्ट भी, क्योंकि इट विल बी मोर फ्लेक्सिबल एंड मोर catering to the needs of the people. Then the competitive federalism. Competitive federalism means जब different states compete for the same amount of resources, ठीक है। इसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। इसमें ये था कि सिटीज़ को दे वर competing among each other for central grant, जिसने अच्छा परफॉर्म करा उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे थे, एंड दे वर इंक्लूडेड इन द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इससे ब्रीड्स एफिशिएंसी। सिमिलरली अगर आप देखें कि जो वो इंटरनेशनल FDI इंडिया में जो आता है, एक साल में लिमिटेड अमाउंट ऑफ FDI आता है, अबाउट $80 billion, ठीक है। नाउ दिस $80 billion विल हैव टू बी डिवाइडेड अमंग डिफरेंट स्टेट्स, और वो स्टेट्स अच्छा परफॉर्म करेगी जिनकी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस या जो ज़्यादा अच्छा ऑफ़र कर रहे हैं। तो इसमें जैसे कर्नाटका टॉप पे आता है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, और जो अच्छा परफॉर्म नहीं करते वो पीछे रह जाते हैं। देन वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? करेक्टिंग इम्बैलेंसेस। तो एक वर्टिकल इम्बैलेंस होता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस होता है बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स। कुछ स्टेट ज़्यादा प्रॉस्परस है, ठीक है। ये प्रॉस्पेरिटी सिर्फ इसलिए नहीं होती क्योंकि उनकी गवर्नमेंट अच्छी है, बट बिकॉज उनका लोकेशन ज़्यादा अच्छी हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके कोस्टल एरियाज़ है तो उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है, बिकॉज कोस्टल एरियाज़ में आपका ट्रेड रूट्स, ट्रेड बहुत फ्लरिश करता है, ठीक है, ठीक है। तो एक रीज़न ये भी है कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश आर नॉट वेरी प्रॉस्परस, बिकॉज एक तो उनकी कोस्टल एरिया से कनेक्टिविटी बहुत बुरी है, प्लस कंपेयर टू द कोस्टल स्टेट्स दे आर एट अ वेरी बैड डिसएडवांटेज। सिमिलरली अगर आपके हिली स्टेट्स में देखिए, इनकी पॉपुलेशन इतनी स्पार्स होती है और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ इतनी कम होती है कि ये और ज़्यादा डिसएडवांटेज पोजीशन में होते हैं, ठीक है। तो सम स्टेट्स आर बेटर देन दी रेस्ट, और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें फिस्कल फेडरलिज्म इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। वर्टिकल
इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए सेंटर के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हो जाते हैं, तो उसको स्टेट के साथ शेयर करके जो वर्टिकल इम्बैलेंस है उसको ठीक करा जा सकता है। ठीक है, ये तो था आपकी इम्पोर्टेंस। क्या क्या इंपॉर्टेंस है? प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरी कि लॉज इफ़ दे आर मेड क्लोजर टू द पीपल आर मोर एफिशिएंट, ओके, मोर कॉस्ट इफेक्टिव एंड बेटर अकाउंटेबिलिटी, मोर रीचेबल, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी बढ़ती है इस सब चीज़ों से। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के बारे में देखा हमने कि इट ब्रीड्स एफिशिएंसी। आपकी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो रैंकिंग है, इवन दो इट इज़ विदड्रॉन, वर्ल्ड बैंक निकालता था पहले, अब क्योंकि इसको हटा दिया गया है क्योंकि चाइना कुछ धांधली कर रहा था इसमें। लेकिन अगर आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का कंसेप्ट देखें, जितना ज़्यादा आपका ईजी होगा बिजनेस करना, उतना ज़्यादा एफडीआई आएगा, उतना ज़्यादा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी आएगा, उतनी ज़्यादा जॉब्स बढ़ेगी। ठीक है, दैट इज़ वाई स्टेट्स आर कम्पीटिंग अमंग देमसेल्व्स एंड दिस कंपटीशन इज़ गुड। इससे एफिशिएंसी बढ़ती है। केटर टू द डाइवर्सिटी ऑफ नीड्स। जोग्राफिकल कल्चरल इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि वन साइज़ फिट ऑल अप्रोच नहीं चल सकती इंडिया में। तो जो डाइवर्स नीड्स हैं उनको केटर करते हैं। करेक्टिंग इम्बैलेंसेस, वर्टिकल इम्बैलेंसेस, हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंसेस, जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, वो होना चाहिए। फिर है चैलेंजेस। क्या क्या चैलेंजेस है फिस्कल फेडरलिज्म? एक तो लो टैक्स कलेक्शन है इंडिया का। अगर आप टैक्स टू जीडीपी देखें और डिफरेंट स्टेट्स का टैक्स टू जीएसडीपी देखें, इट्स नॉट वेरी गुड। ठीक है, हमारे डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स आता है और कॉर्पोरेट टैक्स आता है, राइट, और इनडायरेक्ट टैक्स में मेजर पोर्शन जीएसटी का होता है। तो जो इनकम टैक्स है वो बहुत कम लोग देते हैं, पहले बात 3-4% देते हैं, प्लस बहुत सारा स्किप करते हैं देना। ठीक है, तो हमारी जो टैक्सेशन, इनकम टैक्स देने वाली जो पॉपुलेशन है वो ऐसी ही कम है। तो डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन ज़्यादा होता नहीं है हमारा। इनडायरेक्ट टैक्सेस आपका जनरली जाता है सेंटर के पास। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस आर एप्लीकेबल टू एवरीवन, रिच हो चाहे पुअर हो, इक्वली ये एप्लीकेबल रखते हैं। तो इट इज़ नॉट अ वेरी, अगर आपकी टैक्स कलेक्शन इज़ डिपेंडेंट ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस, इट इज़ नॉट वेरी इक्विटेबल। इसको हम, जो पूरा टैक्सेशन इशू है उसको हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। अभी के लिए याद रखो कि लो टैक्स कलेक्शन है तो डिवोल्यूशन भी कम ही होगा। देन देयर इज़ फ्रिक्शन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक है, सेंटर स्टेट की अगर रिलेशन से अच्छी नहीं है तो जो कोऑपरेशन डिमांड करता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, दैट विल नॉट हैपन। ठीक है, क्यों अच्छी नहीं है, क्यों फ्रिक्शन है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन एग्जांपल्स है गवर्नर का। गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है, जो हमने पहले पढ़ा था 200, 201 और 356 में। 201 के अकॉर्डिंग गवर्नर कैन रिजर्व सम ऑफ द बिल्स फॉर प्रेसिडेंट, और 356 के अकॉर्डिंग गवर्नर कैन रिकमेंड फॉर प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, तो जो ये फ्रिक्शन होता है दैट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर फेडरलिज्म एज अ होल और फिस्कल फेडरलिज्म में भी। देन थर्ड इज़ लैक ऑफ एक्सपर्टीज़ एट लोकल लेवल। अगर आप सेंटर में देखें तो उनके पास एक्सपर्टीज़ है, स्टेट और लोकल लेवल पे एक्सपर्टीज़ उतनी नहीं मिलती। ठीक है, ठीक है, इसमें ऐड कर दो जो प्लानिंग कमीशन का रोल था, मॉनिटरिंग एंड गाइडेंस इन स्पेशली इन सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, वो चले गया क्योंकि प्लानिंग कमीशन हट गया है। ठीक है, नीति आयोग के पास ये पावर नहीं है। नीति आयोग इज़ ओनली क्या कहना चाहिए, थिंक टैंक। प्लानिंग कमीशन स्टेट्स को पैसे भी देता था और मॉनिटर करता था ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। ठीक है, देन देयर इज़ पुअर फिस्कल मैनेजमेंट ऑफ सर्टेन स्टेट्स। अगर आप कुछ स्टेट्स की बातें करो, जब ये श्रीलंका क्राइसिस हो रहा था तो एक न्यूज़ आर्टिकल निकला था कि बहुत सारे स्टेट्स हैं जो श्रीलंका अगर इंडिपेंडेंट होते तो श्रीलंका की तरह उनकी हालत हो जाती। वो ज़्यादा ओवर सिंप्लीफाई कर दिया था उन्होंने, बट तात्पर्य यही था उस पूरे आर्टिकल का कि स्टेट्स की
जो डेट टू GSDP रेशियो है वो बहुत बुरी है कुछ कुछ स्टेट्स की। पंजाब तो इसमें कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो रखा है। इसमें आप फ्रीबीज दे दो, फिर डेट वेवर दे दो, टैक्स लेना है नहीं है इन लोगों को, टैक्स देना है नहीं, ठीक है। और फिर ऐसी पॉलिसीज़ है जिससे वाटर डिप्लीशन होता है। तो मिसमैनेजमेंट जो हो है, फिजिकल मिसमैनेजमेंट और पॉलिसी मिसमैनेजमेंट, वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपर्टीज़। ये तो स्टेट लेवल पे हो गया। लोकल लेवल पे जब आप म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात करते हैं हो या फिर पंचायत की बात करते हो, उन पे पावर आने का मतलब दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कोफर्स, ठीक है। जितना पैसा वो कमा रहे हैं, कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, अब ज़्यादा इनके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है कि कितना पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए, राइट। दे नीड सम गाइडेंस। वो गाइडेंस लोकल लेवल पे उतनी आसानी से मिलती नहीं है। बड़ी बड़ी म्यूनिसिपैलिटी जैसे मुंबई और दिल्ली वगैरह तो वहाँ तो चल जाता है, लेकिन छोटी सिटीज़ में और विलेजेस में ये एक्सपर्टीज़ मिलना मुश्किल हो जाता है। तीसरा है, ये लैक ऑफ एक्सपर्टीज़ इसलिए भी है क्योंकि फाइनेंस कमीशन टेम्पररी है, ठीक है। पहले देखो प्लानिंग कमीशन होता था और फाइनेंस कमीशन होता था। फाइनेंस कमीशन डिवोल्यूशन ऑफ ग्रांट्स और जो डिविजिबल पूल वो करता था, प्लस कुछ जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उनकी जो नीड्स है, उनके जो रिक्वायरमेंट्स है या फिर उनकी जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करता था, गाइडेंस की तरह यूज़ करते थे। प्लानिंग कमीशन का काम था जो नीति आयोग आज कर रहा है जैसे थिंक टैंक, प्लस डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स फॉर CSS। तो जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च होते थे देन प्लानिंग कमीशन का रोल एक गाइडेंस और सुपरविजन का भी रोल होता था। अब वो हट गया है, ठीक है। अब फाइनेंस कमीशन टेम्पररी है, प्लानिंग कमीशन है नहीं, नीति आयोग इज़ अ थिंक टैंक बेसिकली। तो एक वैक्यूम बन गया है यहाँ पर जो उनको एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करे। इसमें आप ये देख लो कि जब फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट देता है, फॉर एग्जांपल 2014 में 14 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई थी, 15 से चालू हो गई थी। 2015 से 2020 में बहुत सारी चेंजेस आ गए। आपका GST आ गया जिसकी वजह से पूरा इनका फिस्कल मैथ बिगड़ गया, डिमोनेटाइजेशन आ गया, पूरा फिस्कल मैथ बिगड़ गया, ठीक है। तो ये जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है डज़ नॉट नेसेसरीली हेल्प थ्रू आउट द वे। ऐसी कोरोना आ गया या कोई वॉर हो जाती है या पेट्रोलियम के जो प्राइसेस है इतने ज़्यादा स्काई हाई हो गए बिकॉज ऑफ वॉर, दीज आर एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस। लेकिन फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट निकलती है 5 साल से के शुरुआत में, दे डू नॉट केटर टू दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये था हमारा तीसरा चैलेंजेस, लैक ऑफ एक्सपर्टीज़ एट लोकल लेवल। फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, वन साइज़ फिट्स ऑल। ये वही जो एक जो CSS है वो अभी भी चालू होता है, लेकिन बिकॉज इट इज़ वन साइज़ फिट्स ऑल वाली स्कीम्स हो जाती हैं। तो फॉर एग्जांपल केरला हो गया, और अगर आप यूपी बिहार से कंपेयर करो, केरला को हेल्थ केयर और एजुकेशन में ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। यूपी बिहार को ज़्यादा रिक्वायरमेंट इधर है। बट अगर CSS दैट इज़ केटरिंग टू द एजुकेशन एंड हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट ऑफ द सिटीजन, तो वो इज़ नॉट वेरी गुड फॉर फिजिकल फेडरलिज्म। देन स्मॉलर स्टेट्स आर एट अ डिसएडवांटेज। इसका मतलब क्या है, अगर आप राज्यसभा का देखें, राज्यसभा का जो कन्फिग्रेशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो जो अगर राज्यसभा में कोई बिल पास होना है बाय सिंपल मेजॉरिटी या स्पेशल मेजॉरिटी, तो कुछ बड़ी स्टेट्स ही लगेंगी उनको उसको पास करने के लिए, ठीक है। छोटी स्टेट की वैल्यू कम हो जाती है जब राज्यसभा में कोई बिल पास होता है। इश्यूज पर्टेनिंग टू स्मॉलर स्टेट्स बिकम लेस सिग्निफिकेंट स्पेशली व्हेन देयर आर डिफरेंट पार्टीज एट सेंटर एंड स्टेट। जब सेंटर और स्टेट में सेम पार्टी है तब तो स्टेट्स की के चांस है कि उनकी बातें सुनी जा सके, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों पार्टी डिफरेंट है और वो स्मॉलर स्टेट है तो सेंटर उसकी बात क्यों सुनेगा ना।
देन देयर इज़ पोस्ट जीएसटी। जीएसटी का डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जीएसटी के बाद क्या हुआ है कि लेस फिजिकल पावर्स टू द स्टेट्स। पहले क्या होता था, वैट लगाती थी स्टेट्स, और हर एक स्टेट के पास अलग अलग वैट और वैट के रेट्स डिसाइड करने की फ्रीडम थी। अब सबको क्लब करके जीएसटी कर दिया है, सिंगल रेट है, सिंगल मार्केट है। दैट इज़ वेरी गुड एक्चुअली, ठीक है। ये सिंगल मार्केट होना बहुत ज़रूरी था इंडिया के लिए, लेकिन इसका एक कंसिक्वेंसेस ये है कि फिजिकल पावर स्टेट्स के पास कम हो चुकी है। अब जो डिवोल्यूशन होता भी है 15th फाइनेंस कमीशन के थ्रू, ठीक है, दैट इज़ डिसाइडेड बाय द सेंटर एक तरह से। फिर है वे फॉरवर्ड, स्टेप्स टू इंक्रीज टैक्स टू जीडीपी ऑफ स्टेट्स। अगर स्टेट्स की खुद की टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ेगा, जीएसडीपी रेशियो बढ़ेगा, देन उनकी डिपेंडेंस ऑन सेंटर विल रिड्यूस। तो अपने आप ही फिजिकल फेडरलिज्म स्ट्रेंथन होगा। कंस्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन टू ओवरसी डिवोल्यूशन ऑफ रिसोर्सेज टू लोकल लेवल। स्टेट फाइनेंस कमीशन का कंस्टिट्यूशन इज़ देयर इन द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, लेकिन इसको फॉलो नहीं करता हर कोई स्टेट। करता भी है तो इट्स अ वेरी रिडंडेंट एक्सरसाइज, कुछ ज़्यादा इससे काम होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट से जो पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज़ को पावर मिली, इट्स नॉट बाइंडिंग ऑन द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। वो पावर ये रिकमेंड करता है कि पावर मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि पावर देना कंपलसरी है स्टेट गवर्नमेंट को। अगर आप इससे कंपेयर करें 246 से, आर्टिकल 246 से, जिससे डिवीजन हो चुका है स्टेट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में, तो ये पावर स्टेट को कंपलसरीली मिलती है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ पर ये पावर मिलती नहीं है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को और म्यूनिसिपैलिटीज़ को। इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द डे। अगर वो चाहती हैं कि पावर देना है तो दे सकती है, जनरली ये लोग देते नहीं है, स्पेशली टू पंचायती राज, ठीक है। तो अगर ये डिवोल्यूशन करना है हमें पावर का, उसमें स्टेट फाइनेंस कमीशन को भी एक रोल मिलना चाहिए, जो आजकल मिलता नहीं है। थर्ड इज़ मेकिंग फाइनेंस कमीशन अ परमानेंट बॉडी। एक रिकमेंडेशन आती है फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स, जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं उन्होंने भी बोला है कि जो फाइनेंस कमीशन है अंडर आर्टिकल 280, जो अभी टेम्परेरी बॉडी है फॉर 5 years, नहीं एवरी 5 year इट इज़ मेड एवरी 5 years, लेकिन उसका वो पूरे 5 साल काम नहीं करती है, ठीक है। तो आरबीआई गवर्नर का भी रिकमेंडेशन है कि हमें फाइनेंस कमीशन को परमानेंट बॉडी बना देना चाहिए, ताकि इट ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स रिपोर्ट, प्लस इट हेल्प्स द स्टेट जब उनकी हालत थोड़ी बिगड़ जाती है बिकॉज ऑफ वॉर हो गया, कोरोना हो गया, ये सब। फिर अगला टॉपिक है इसमें जीएसटी एंड फेडरलिज्म, ठीक है। जीएसटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीएसटी का इस साल 5वां साल चल रहा है, 5 साल हो गए हैं मतलब, और ये इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको हम 2 डायमेंशन है इम्पोर्टेंट, एक इकोनॉमिक डायमेंशन है जिसको हम GS3 में पढ़ेंगे, और एक है फेडरल डायमेंशन जो हम अभी पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रो, व्हाट इज़ GST? इट इज़ अ वैल्यू एडेड टैक्स लेवीड ऑन मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, और कुछ डेटा पॉइंट्स हैं और या फिर कुछ आर्टिकल्स हैं जिसको आप कोट कर सकते हो, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 101 से आया था इन 2016। 2 तरह की GST है, डुअल GST सिस्टम है हमारे वहाँ, स्टेट GST और सेंट्रल GST। एक IGST का भी नाम आता है, बट IGST इज़ नॉट अ सेपरेट टैक्स, ठीक है। इट्स अ सिस्टम जब इंटर स्टेट ट्रेड होता है, तो डुअल GST सिस्टम है। इस अमेंडमेंट एक्ट से 2 आर्टिकल्स बने थे, एक 246A और एक 279A। 246A कहता है द स्टेट्स हैव पावर टू टैक्स पार्लियामेंट हैव पावर टू टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज, ओके। पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉ
ऑन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये 246A है। 279A है जीएसटी काउंसिल टू बी फॉर्म बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बनाता है जीएसटी काउंसिल, ठीक है, याद रखना जीएसटी काउंसिल में कौन बनाता है, प्रेसिडेंट बनाता है। इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं, चेयरमैन होता है फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर इसके मेंबर्स होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 इससे इम्पोर्टेंट बात है कि जो वोटिंग पावर होती है सेंटर की 1/3 होती है और स्टेट्स की 2/3 होती है। थर्ड बात है कि डिसीजन होता है 3/4 मेजोरिटी से, ठीक है। तो अगर कुछ स्टेट्स सेंटर अगर 3/4 मेजोरिटी से पास होना है कोई सोल्यूशन तो सेंटर प्लस कुछ स्टेट्स को पास करना पड़ेगा, वरना नहीं हो पाएगा, ठीक है। और एक्सेप्ट पेट्रोलियम एंड लिकर, बाकी सब जीएसटी में होता है। बाकी सब जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जीएसटी के अंदर आ चुके हैं एक्सेप्ट फॉर पेट्रोलियम एंड लिकर, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंट्रो। मेन है इसका डेफिनेशन, वैल्यू एडेड टैक्स लेवीड ऑन मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन एक्सेप्ट पेट्रोलियम एंड लिकर। फिर 101 एक्ट से आया था। इस एक्ट में 2 बातें थी, एक 246A और एक 279A। 279A की वजह से जीएसटी काउंसिल बना और जीएसटी काउंसिल की ये कंपोजिशन है। फिर पढ़ते हैं इश्यूज़ क्या हैं, ठीक है। दीज इश्यूज़ जो मैं कह रहा हूँ कि ये फेडरलिज्म वाले इश्यूज़ हैं, जो इकोनॉमिक्स वाले इश्यूज़ हैं हम बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए खाली फेडरलिज्म पे ध्यान देते हैं। तो द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन सेंटर एंड स्टेट। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, रूलिंग आई है, जो कहती है कि रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो चुका है, बिकॉज जीएसटी इज़ अ नेशनल टैक्स, ठीक है। सब पूरे जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है और फिर सेंटर और स्टेट इम्प्लीमेंट करते हैं उसे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन सेंटर एंड स्टेट, इससे थोड़ा कन्फ्यूजन आ चुका है, जिसमें क्लैरिटी इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। अभी जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें भी ये इशू डिस्कस हुआ था, एंड अकॉर्डिंग टू आवर फाइनेंस सेक्रेटरी उन्होंने कहा था कि द ओनली इशू वॉज कन्फ्यूजन, लेकिन देयर इज़ कोऑपरेशन, ठीक है। मेन बात यह है कि थोड़ा कन्फ्यूजन उससे हो गया। दूसरा है स्टेट्स हैव लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंट टैक्स पावर। पहले स्टेट्स के बाद टैक्सेशन की अथॉरिटी थी, अब स्टेट्स के पास जो टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स वो चले गया उनके पास से, ठीक है। खाली लिकर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में टैक्स मिलता है, और इस वजह से आप देखते हो कि स्टेट जो वैट है, कुछ स्टेट में वैट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। जो हमारे पेट्रोलियम का जो प्राइसेस हैं, इट इज़ हाईएस्ट इन द सब कॉन्टिनेंट। श्रीलंका से ले लो आप, पाकिस्तान से ले लो, बांग्लादेश से कंपेयर करो तो इंडिया के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, जबकि श्रीलंका पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, ठीक है। और इसका एक रीज़न ये है कि बहुत सारे रीज़न है, इतना सिंप्लीफाई भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक रीज़न ये नहीं कह सकते सिर्फ इसी की वजह से ऐसा है, बट एक रीज़न ये भी है कि स्टेट ने अपना वैट कम करने से मना कर दिया। महाराष्ट्र में तो शायद 110-120 रुपये पर लीटर हो चुका है, बाकी में 100 से कम है, राइट। थर्ड इज जीएसटी कंपनसेशन रिजीम इज टू एंड। तो ये होना था कि जून 2022 तक जीएसटी कंपनसेशन जो सेस होता था, हुआ क्या था कि जब जीएसटी आया था देन द स्टेट की जो फाइनेंशियल्स थी उनको हर्ट हुई थी, स्टेट की फाइनेंशियल्स, ठीक है। क्योंकि आप स्टेट के जो टैक्सेशन सिस्टम है उससे पैसा उसको बिल्कुल ख़त्म कर रहे हो आप, और एक सेंट्रल टैक्सेशन सिस्टम ला रहे हो। तो इस वजह से इट वाज प्रॉमिस कि हम जीएसटी कंपनसेशन देगी, सेंटर स्टेट को जीएसटी कंपनसेशन देगी, बट इसकी डेडलाइन थी जून 2022 तक। कोरोना से पहले थी डेडलाइन, बट कोरोना के टाइम पर इसको बढ़ा दिया गया था, लेकिन अभी तक इसमें कोई डिसीजन नहीं लिया गया है और ये भी लिम्बो में है कि क्या होना चाहिए इसमें।
फोर्थ इज़ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब फॉर एग्जांपल अगर गुजरात में आपकी कार बनती है और ये सोल्ड होती है यूपी में, तो उस कार का जो टैक्स होगा विल बी कलेक्टेड इन यूपी। ठीक है, तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इट इंसेंटिवाइजेस कंजम्पशन ओवर प्रोडक्शन। तो एक तरह से जो प्रोडक्शन, जो जॉब क्रिएशन वाली स्टेट्स हैं उनको थोड़ा घाटा मिलता है इससे। ठीक है, ये था जीएसटी और फिजिकल फेडरलिज्म में थोड़े से इश्यूज। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? स्टेप्स टू इंक्रीज टैक्स टू जीडीपी ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये जो पहला पॉइंट था, अगर इनकी डिपेंडेंस सेंटर पे अपने आप कम हो जाएगी देन दे विल नॉट आस्क फॉर जीएसटी कंपनसेशन। तो टैक्स टू जीडीपी बढ़ना चाहिए स्टेट्स का। मेकिंग फाइनेंस कमीशन अ परमानेंट बॉडी। ये फाइनेंस कमीशन वाले जो इश्यूज़ हैं वो अगले चैप्टर में देखते हैं हम। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 से बनता है और बहुत सारे डिमांड है कि इसको परमानेंट बॉडी बना दो, क्योंकि एक्सपर्टीज़ ऑन फिजिकल मैनेजमेंट, जब आपकी फिजिकल मैनेजमेंट अच्छी होगी देन योर डिपेंडेंसी ऑन अगेन जीएसटी कंपनसेशन हो जाएगी। ठीक है, मोर मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल, और ज़्यादा मीटिंग होनी चाहिए। प्लस जीएसटी के अपने इश्यूज़ हैं जिसको हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? फिजिकल फेडरलिज्म पढ़ा, कैसे मिलता है। दो बॉडीज़ हैं इसमें, 15 फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280 और 279A में जीएसटी काउंसिल। नीड, इम्पोर्टेंस, प्रिंसिपल सब्सिडियरी देखा आपने। कम्पिटिटिव फेडरलिज्म, डाइवर्सिटी, करेक्टिंग इम्बैलेंसेस, ओके, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ओके, चैलेंजेस क्या क्या हैं? लो टैक्स कलेक्शन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। लो टैक्स कलेक्शन होगा तो अपना भी क्या डेवोल्यूशन। फ्रिक्शन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये पूरा जो फ्रिक्शन है ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसका एक कैजुअलिटी होती है फिजिकल फेडरलिज्म में। लैक ऑफ एक्सपर्टीज़ एट लोकल लेवल, आपकी एक्सपर्टीज़ है नहीं ज़्यादा लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे नहीं है, लोकल लेवल पे नहीं है। सेंटर में तो द बेस्ट ऑफ द बेस्ट आते हैं, आपके ब्यूरोक्रेट भी जो सबसे एक्सपीरियंस होते हैं वो आते हैं। प्लस नीति आयोग है, प्लस आपका इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल्स हैं। तो सेंटर के पास बहुत मैन पावर है, स्टेट्स के पास नहीं है, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि हर स्टेट के पास एक अलग अलग एक एडवाइजरी काउंसिल हो। देन सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, वो क्या करती हैं कि वन साइज़ फिट ऑल वाली पॉलिसी निकाल देती है। दैट इज़ नॉट वेरी अप्रिशिएटेड बाय एवरी स्टेट। स्मॉलर स्टेट्स की एक डिसएडवांटेजेस होती हैं जो हमने देखा, अगर आपको राज्यसभा में कोई बिल पास करना है तो यू नीड 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए या फिर 50% से चाहिए तो 50%। बट स्मॉलर स्टेट्स, बिकॉज राज्यसभा की मेंबरशिप इज़ बेस्ड ऑन इज़ प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन, इस वजह से स्मॉलर स्टेट्स डिसएडवांटेजेस में होते हैं। ठीक है, पोस्ट जीएसटी फिजिकल फेडरलिज्म या फिजिकल पावर्स ऑफ द स्टेट्स हैव रिड्यूस्ड। वे फॉरवर्ड देखा हमने। फिर जीएसटी एंड फेडरलिज्म देखा, इसमें मेन है 246 से 2 आर्टिकल हैं और 279 है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल की मेंबरशिप कंपोजिशन कैसा होता है? चेयरमैन इज़ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और बाकी फाइनेंस मिनिस्टर आर मेंबर्स। ठीक है, डिसीजन लेते हैं 1/3 वोटिंग पावर इज़ विद सेंटर, 2/3 इज़ विद स्टेट्स और 3/4 में मेजोरिटी पास होती है। इशूज़ देखे हमने सारे और वे फॉरवर्ड देखे। इश्यूज़ क्या क्या है कि जीएसटी, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग आई थी उससे थोड़ा कन्फ्यूजन हो चुका है। फिर टैक्सेशन पावर कम हो गई है स्टेट्स की, जीएसटी कंपनसेशन में क्लियरिटी नहीं है और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ठीक है, तो ये था फिजिकल फेडरलिज्म का लेक्चर।